तो अगर गोदी मीडिया के शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग वो तो थर थर कांप गए होंगे। बताइए, इतना अजीम मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे सुपर पावर यूएई आकर के हमें बोल रहा है, तो वो थर थर कांप रहे होंगे उस वक्त। तो ये जो है मतलब ऐसे बयान, उसके बाद फिर एक तीसरा बयान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जारी है और आप देखिए कि डीजे साहब अपने बयानात को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले तो बोला कि ईरान खेल खेल रहा है, मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। दूसरी बार बोला लीडरशिप बची नहीं, हमने सबको मार दिया है। तीसरी बात जो बोली है, ईरान के लोग बहुत बहादुर हैं, मैं उनका खून बहाना नहीं चाहता। भाई अगर लीडरशिप खत्म हो गई है, वहां कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो बातचीत के लिए सीरियस भी नहीं है, लेकिन वो बहादुर भी हैं और मैं उनको जो है मारना नहीं चाहता। मतलब आप बताइए कि भाई ये कौन सा बयान है ये? तो भरोसे के लायक आप नहीं हो कि आपकी हम किसी बात पर भरोसा करें। तो अभी जो हम बातें कर रहे थे कि ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का नुकसान हुआ है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ही गुस्से में वो ट्वीट किया कि हम ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे। और अब्दुल वाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं जो हालात हैं इस वक्त? 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है यूएई और इजराइल मिल करके अब हमले की बात कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद साहब जी, जो आपने बात कही है कि भाई यूएई का डेलीगेशन गया था, चाइना को बोला है, तो अगर गोदी मीडिया के शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग वो तो थर थर कांप गए होंगे। बताइए, इतना अजीम मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे सुपर पावर यूएई आकर के हमें बोल रहा है, तो वो थर थर कांप रहे होंगे उस वक्त। जी, कि मैं जो है कहीं यूएई मुझसे तल्लुकात मुनक़ता न कर ले, तो मेरी मईशत जो है चीन की वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। इतना अजीम मुल्क है, इतना बड़ा है, अमेरिका भी कांपता है थर थर। तो जो है, तो अब इस तरह की वार्निंग अगर यूएई देने में कामयाब हुआ है तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है गोदी मीडिया के शब्दों में। तो अब ये कर पाया है, नहीं कर पाया है, ये एक दूसरी बात है। तो ये जो है, अब इस तरह की कुछ रिपोर्ट आनी चाहिए। मुझे लगता है कल तक शायद रिपोर्ट आ जाएगी कि थर थर कांपे चीनी राष्ट्रपति यूएई के डेलीगेशन देखते ही बंकरों में छुपे। तो अब जो है बताइए, मतलब ये कौन लोग हैं? मतलब वो जो सोशल मीडिया पे कई बार आती हैं चीजें, छोटे छोटे रील, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये? अब आप बताइए कि मतलब यार सूरत हाल क्या है ये? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अक्सर ये को इंसिडेंस हो रहा है 2-3 रोज से, जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो उससे कुछ देर पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, डीजे की, डोनाल्ड जे ट्रंप की। तो अभी जो है उनकी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने इतनी बातें कही हैं, कई बार जो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई उनका तज्जिया करना बड़ा मुश्किल होता है। उसने कई सारी बातें कही। उसने तो पता नहीं कितनी सभी बार बोला है कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग बंद कराई। ठीक है, अब वो जो है क्रेडिट लेता रहे। उसने जो बात शुरू की, उसने बोला ये कि ईरान हमारे साथ खेल खेल रहा है, ईरान मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। ये बात खत्म करने के बाद डीजे साहब ने फिर जो दूसरी बात कही, उन्होंने बोला कि हमने ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया है। भाई अगर खत्म कर दिया है तो फिर ईरान सीरियस क्यों नहीं है डायलॉग के लिए? फिर ये आप बातचीत किससे कर रहे हैं? तो फिर ये जो चीन जा रहे हैं, मंगल ग्रह के जो वजीर खारजा हैं अब्बास इराक्ची, और 14 और 15 मई को डीजे साहब भी जा रहे हैं चीन। तो ये मतलब ये कौन सी है लीडरशिप? तो ये जो है मतलब ऐसे बयान, उसके बाद फिर एक तीसरा बयान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जारी है और आप देखिए कि डीजे साहब अपने बयानात को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले तो बोला कि ईरान खेल खेल रहा है, मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। दूसरी बार बोला लीडरशिप बची नहीं, हमने सबको मार दिया है। तीसरी बात जो बोली है, ईरान के लोग बहुत बहादुर हैं, मैं उनका खून बहाना नहीं चाहता। भाई अगर लीडरशिप खत्म हो गई है, वहां कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो बातचीत के लिए सीरियस भी नहीं है, लेकिन वो बहादुर भी हैं और मैं उनको जो है मारना नहीं चाहता। मतलब आप बताइए कि भाई ये कौन सा बयान है ये? तो इतना जो है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है डीजे साहब का कि अब वही जो है इसको जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई क्या है। और दूसरा ये है कि अभी आप देखिए एक खबर वायरल है और वो बिल्कुल विकराल वायरल है। एक रिफ्यूलिंग टैंक था इनका, वो जेट था जिससे तेल वेल भरते हैं ये बीच में, वो जो है अमेरिका का कहना है मिसिंग है। भाई अब अमेरिका ने
ट्रंप साहब ने बोला है तो सच ही बोला होगा, क्योंकि वो सच के अलावा कुछ बोलते नहीं। उनका जो ट्विटर हैंडल है एक्स का, वो भी बिल्कुल उसका नाम ही वही है, ट्रूथ सोशल। तो अब चूंकि सच के अलावा कुछ बोलते नहीं, तो वहां से कुछ रिपोर्टें आई हैं कि वो मिसिंग है। हो सकता है ईरान ने मारकर गिरा दिया हो। ईरान के मिसाइल हमलों से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बड़े बड़े टावर्स गिर जाते हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं मरता है, क्योंकि वो आदमी उन टावर से, उन बिल्डिंग से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि ट्रंप साहब हमेशा सच बोलते हैं। तो वो जो है प्लेन जो है वो ईरान ने मारा नहीं है, वो मिसिंग है सिर्फ, क्योंकि ईरान के मिसाइल में दम ही नहीं है। तो चूंकि ईरान के मिसाइल में दम नहीं है, कल जो है वो जो फायरिंग हुई थी, तो ये बेसिकली एक इंग्लिश के अंदर प्रोवर्ब है कि जस्ट टेस्टिंग द वाटर। अब इन्होंने, इनकी नेवी ने फायर खोले कुछ कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम ऐसे घुसेंगे, तो इन्होंने सोचा होगा वेनेजुएला होगा, डर के मारे भाग जाएगा, तो ईरान ने भी फायर खोला। जब ये फायर खोला तो वो पीछे हो गए। ऐसे ही उनके दो वारशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ईरान ने मिसाइल दाग दिए सीधे। उसके बाद वो जो है यूएई गए जख्मी हालत में। अब वहां पे उनका जो है रिपेयरिंग या फिर इलाज वगैरह हो रहा होगा। तो उसके बाद जो है सवाल ये है कि भाई ये सब सूरत हाल क्या है। लेटेस्ट जो बयान आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, स्पीकर हैं मजलिस के, यानी ईरान की पार्लियामेंट के। उनका बयान आया है कि अब अमेरिका और दुनिया भूल जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो स्टेटस को था पहले, वो उसको मेंटेन करेंगे नहीं। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है। तो ऐसा लगता है मुझे भी और बहुत सारे तज्जिया निगारों को कि ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया जा सकता है, और जिस तरह मिस्र ने नेशनलाइज कर दिया स्टेट उसको, स्वेज कैनाल को, उसी तरह से ईरान कोई स्टेप लेगा और वहां पे बाकायदा, क्योंकि टोल वगैरह वसूलना तो ईरान ने कर दिया है शुरू, तो अब जो है ईरान जो है उसको नेशनलाइज करेगा और अपने जो है उसमें तहवील में ले लेगा इस पूरे को। अब वो 50-50 रहेगा ओमान का, ईरान का, वो देखना होगा कि उनके क्या हैं फर्दर। लेकिन अमेरिका जितनी कोशिश कर ले, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जो पहले की सूरत हाल थी जंग से पहले की, उसको जो है वो वाला जो है स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ईरान तैयार नहीं होगा। ये ईरानी क़यादत के बयानों से लग रहा है, और ईरान इस पर समझौता नहीं करेगा। दूसरी बात डीजे साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं होता तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका होता। मैं हूं कि मैंने मशरिक़ वुस्ता को बचा लिया, मिडिल ईस्ट को। मैं हूं कि मैंने इसराइल को बचा लिया। मैं नहीं होता तो इसराइल तबाह हो चुका होता। अब वो पता नहीं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, चूंकि सच ही बोलते हैं तो सच बोल रहे होंगे वो। भाई उससे पहले तो मिडिल ईस्ट में जंग ही नहीं थी। जब तक डीजे साहब नहीं थे तो न तो वहां जंग हो रही थी, नहीं कुछ था। तो इनके आने के बाद जो है कंडीशन और ज्यादा बुरी हुई है बजाय बेहतर होने के। तो सारे का सारा मामला ये है कि 14-15 मई को डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग जाना है। ये बीजिंग जाने से पहले चाहते ये हैं कि कोई बड़ा मिस एडवेंचर, या उनके लफ्जों में एडवेंचर, आबनाए हुर्मुज़ के उस पर करके जाएं, ताकि दुनिया को बता दें कि देखो हमने आजाद करा दिया। भाई आजाद करा दिया है तो आगे आओ बताओ करा है आजाद। तो ये जो है फेस सेविंग के लिए, अब चूंकि अब्बास इराक्ची साहब की भी जो है विजिट है चाइना की, तो जाहिर सी बात है कि फिर रशिया विजिट हुई है। तो ये जो यूएई वगैरह और ये दूसरे ममालिक हैं, ये सबके दरवाजे पे जा रहे हैं कशकोल लिए हुए, लेकिन वो कोई उनको भाव नहीं दे रहा है। भाव इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो चाहता यह है कि दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम बन या संग हो जा। अब यूएई जो है वो इसराइल को नहीं छोड़ सकता, अब्राहम एकॉर्ड, अमेरिका को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भले ही किताबों में उनके यहाँ कोई और हो, लेकिन माबूद हकीकी जो है नऊज़ बिल्लाह कौन है पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका का हर राष्ट्रपति उनके लिए माबूद हकीकी का दर्जा रखता है। अब आप बताइए कि जिस हेड ऑफ द स्टेट के आने के बाद आप अपने जो है बच्चियों के बाल खोल करके, रक्स करवा करके इस्तकबाल करवाते हों, और अपने आप को आप जो है वो सब बोलते हों, तो मुझे एक कोट याद आता है। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद करके कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3-4 साल पहले। उन्होंने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला, उस वक्त शेख मोहम्मद जो है प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जायद आल नह्यान, तो उस वक्त ये क्राउन प्रिंस थे, वली अहद।
तो उस प्रधानमंत्री ने बोला इथियोपिया के कि वन डे आई हैव डायल्ड शेख मोहम्मद द क्राउन प्रिंस ऑफ द यूएई। मैंने उनको डायल किया, मैंने बोला कि भाई हम आपसे अरबी सीखना चाहते हैं। तो क्राउन प्रिंस ने बोला कि हम तुम्हें अरबी नहीं, हम तुम्हें इस्लाम भी सिखाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम हमें अरबी सिखा दो, इस्लाम हम तुम्हें सिखा देंगे। तो सवाल ये है कि भाई सूरत हाल ये है, तो आपकी शबीह दुनिया के अंदर ये है कि एक प्रधानमंत्री भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको आईना दिखा देता है, तो ये तो हैसियत है। और आप चले हैं धमकी देने चीन को कि देखो ईरान को रोक लो वरना हम चीन से ताल्लुकात तोड़ देंगे। तो बिल्कुल चीन तो डर गया होगा, थर थर कांप रहा होगा। यूएई ने इतनी बड़ी वार्निंग दे दी है, बताइए। तो मुझे लगता है कि जिनपिंग साहब इस वक्त मिसिंग होंगे, किसी बंकर में छुपे होंगे। पता लगाइए मुमताज भाई अपने लोगों से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा तजिया पेश किया इस वक्त की जो सूरत हाल है अब्दुल वाहिद साहब। और ये मैं आपको आगे नहीं बता सका था, दरअसल बीजिंग ने फटकार लगाई है, डांट लगाई है यूएई को और कहा है कि अपनी हद में रहो, अपने हद तक रिश्ते कायम कर सकते हो, ईरान के साथ हम अपने रिश्ते मुनक़ता नहीं कर सकते, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, मैं उनका ये इस्तकबाल कर लेता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं और बहुत ही मुतवाजिन गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और एक नए मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए सैयद हुज्जत रजा साहब, जो कि शोबा उर्दू शोबा सहाफत लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, दर्स तदरीस अंजाम देते हैं और मिडिल ईस्ट पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और मैं सबसे पहले आऊँगा एडवोकेट राशिद रिजवी साहब के साथ कि राशिद साहब, जो यूएई और इजराइल को लेकर के कि 24 घंटे की वार्निंग दी गई है, दूसरी तरफ वो चीन पहुंचे 2 रोजा दौरे पे और कहा कि ईरान से अपने पहले रिश्ते खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे अच्छे रिश्ते कायम करेंगे। इस पे उनको डांट लगी। लेकिन अभी 3 रोज पहले हमने देखा था कि यही यूएई अमेरिका को आंख दिखा रहा था और कह रहा था कि आप जो है अगर हमारी मदद नहीं करो, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करोगे, तो हम चीन से अपने रिश्ते कायम कर लेंगे। तो क्या ये जो अमेरिका को आंख दिखाने वाली बात थी, ये महज एक ड्रामा था या ये अमेरिका के कहने पर यह सब किया जा रहा था कि तुम जाकर के चीन से करीब हो जाओ और किसी तरह से चीन और ईरान के रिश्ते को मुनक़ता कर दो? क्या ये इसके पीछे था? दूसरा ये कि अब जिस तरह से ये बात आ रही है कि इजराइल और यूएई मिल करके अटैक करेंगे ईरान पे, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका इस जंग से बड़ी खूबसूरती से निकलना चाहता है? कैसे देख रहे हैं इस पूरे मंजरनामे को राशिद साहब? देखिए मुमताज भाई, यूएई का एयरबेस यूज होगा क्योंकि उसके जस्ट सामने हुर्मुज है, जस्ट सामने ही ईरान है। जिस तरीके से तेल अवीव से इनके फाइटर उड़ के आते थे, एक लंबा डिस्टेंस कवर करते थे, फिर उसकी रिफ्यूलिंग होती थी, अब जाके वो ईरान में अटैक करते थे। एक आपको ताज़ा न्यूज़ बता दूं, KC-35 और KC-3SR करके समथिंग कोई इनका रिफ्यूलिंग प्लेन है, ये दोनों शाम से राडार से गायब है। ये कल से हम देख रहे थे, ये ऊपर हवा में उड़ रहा था, जो फाइटर प्लेन को रिफ्यूल करता है। ये कल से हवा में उड़ रहा था और आज शाम से ये गायब है। और ये टोटल हुर्मुज पे जगह बनाया था अपनी। तो उसमें जो लास्ट न्यूज आई है अपडेट, उसमें सऊदी अरबिया में जद्दा में लैंडिंग के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उन्होंने मैसेज भेजा, तो एक तो गायब हो गया। ये आपका जो 24radar.com है, उसने इस न्यूज को शाया किया है। एक राडार से गायब हो गया और दूसरा वाला सही से लैंड कर पाया कि नहीं कर पाया, कि वो भी गिर गया कहीं, इसके बारे में अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो अब सवाल ये है कि दो प्लेन
अमेरिका के KC-35 का एक साथ डैमेज होना या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम दोनों में एक साथ नहीं हो सकती। तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ईरान ने उधर से कोई अटैक किया हो उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो, कुछ डैमेज हुआ हो और उसने लैंडिंग के लिए मैसेज भेजा। लेकिन जो एक गायब हो गया उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी ये जंग जो है फुल स्केल नहीं हो पा रही है, अभी झड़प चल रही है और डायलॉग चल रहा है। अभी सिर्फ झड़प चल रही है, डायलॉग चल रहा है और उसको जरूरत है इजराइल को पास के एयर बेसिस की, जो उनको मुहैया करा रहा है यूएई, क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड में भी है। यूएई इजराइल का दुश्मन, यूएई के दुश्मन, यूएई के दुश्मन, इजराइल के दुश्मन। तो इसलिए उसने इनके एयरबेस को अपना मेन अड्डा बनाया और हमको तो लगता है कि जब जंग शुरू होगी तो पहला टारगेट दुबई की एयरबेसेस रहेंगे। अपने सोल्जर्स भी इजराइल ने भेजे हैं वहां पर, एयर डिफेंस वगैरह सब वहां एक्टिवेट कर दिए गए हैं। कल जो अटैक हुआ है उसमें तो यूएई ने कहा था कि पहले 9 मिसाइल मारी गई, जिसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया ड्रोन जा करके हमारी ऑयल टैंकर पे जाके, ऑयल फैसिलिटीज पे जाके गिरा है, जिसे आग लग गई और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बात बोली गई। फिर आज दिन में एक न्यूज आई कि जो ईरान के बंदरगाह पे खड़े हुए थे कुछ टैंकर्स ऑयल के, क्रूड ऑयल के, उनमें भी आग लग गई। तो अभी हर तरफ से सिर्फ आग लगने की बात आ रही है, आग लगने की वजह नहीं बताई जा रही है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने उनके छोटे नेवल को 6 को तबाह कर दिया है। ईरान ने कहा कि वो मेरे कोई छोटे नेवल नहीं थे, वो ओमान से सामान ले करके छोटे जहाज आ रहे थे, छोटे स्टीमर टाइप के जहाज थे छोटे, वो आ रहे थे, उनको अटैक किया है अमेरिका ने, उसमें हमारे 5 सिविलियन खत्म हो गए। तो अभी ये छुटपुट झड़प चल रही है, अभी ये फुल फ्लैश की तरफ नहीं आई है और अभी बातचीत का दौर भी चल रहा है, अंदर खाने पीछे से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जबकि ईरान के पास कोई वजह नहीं है भरोसा न करने की। सॉरी, अमेरिका के पास कोई वजह नहीं है ईरान पे भरोसा न करने की, और ईरान के पास दो वजह है भरोसा न करने की कि आप टेबल टॉक करते करते अटैक कर देते हो, चाहे आपने जून 2025 में किया हो या 28 फरवरी 2026 में किया हो। तो भरोसे के लायक आप नहीं हो कि आपकी हम किसी बात पर भरोसा करें। तो अभी जो हम बातें कर रहे थे कि ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का नुकसान हुआ है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ही गुस्से में वो ट्वीट किया कि हम ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे। अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेगा, ये हमने आपसे पहले भी ये बात कही है। अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेगा अभी, वो लास्ट तक वेट करेगा, क्योंकि उसके साथ जो बंदिशें हैं उसको भी वो देखेगा और अपने आप को इस जंग से दूर रखना अमेरिका को भी, पूरी दुनिया को भी दिखाएगा कि हम इस जंग से दूर हैं, जबकि अमेरिका इस जंग से कहीं भी दूर नहीं है। अमेरिका अपने सारे एयर बेसेस दे रहा है, इजराइल को अगर दे रहा है तो आप दे रहे हो तो फिर आप इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं कि आप इन्वॉल्व नहीं हो। आप अपने एयर रिफ्यूलर यूज करवा रहे हो, वो यूएस एयरफोर्स के नाम से मेंशन होता है, वो दिखता है यूएस एयरफोर्स। तो ये कह देना कि हम इन्वॉल्व नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं मानी जा सकती। अगर हमको अच्छी क्वांटिटी में फाइटर चाइना दे दे या ईरान को अच्छी क्वांटिटी में फाइटर दे दे, अच्छी क्वांटिटी में एयर डिफेंस सिस्टम दे दे, अच्छी क्वांटिटी में वो भी एयर रिफ्यूलर दे दे और ये कहे कि हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तो कोई मानने वाली बात नहीं है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि चाइना ईरान का साथ नहीं दे रहा है। चाइना ने
और रशिया ने ईरान को इंटेलिजेंस दी, तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए कि तुम उसका साथ दे रहे हो, और जिस तरह से ईरान को हम ट्रीट करेंगे तुमको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो अगर इंटेलिजेंस देने में चाइना दुश्मन बन गया है, या वो मटेरियल देने में जिससे बारूद बनता है चाइना दुश्मन बन जाता है, विलन बन जाता है, तो इजराइल का साथ देने में उस तरीके से अमेरिका क्यों विलन नहीं बन सकता? क्यों नाम नहीं आ सकता अमेरिका का? बिल्कुल आएगा। आपने देखा होगा यूएन चार्टर में बिल्कुल क्लियर और साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी मुल्क के एयरबेस से अगर आपके मुल्क पे हमला होता है तो आप उस मुल्क के एयरबेस पे कर सकते हैं अटैक, और वो अटैक उस मुल्क पे नहीं माना जाएगा जिस मुल्क ने एयरबेस बनाया है, उसका माना जाएगा, उस पे हमला। जैसे अमेरिकन एयरबेस थे मिडिल ईस्ट में, ईरान ने 28 फरवरी को जब उन पे हमला हुआ उन्होंने पलटवार किया उस पे, और जितने भी अमेरिकन एयरबेस थे उस पे जबरदस्त हमला किया। तो ऐसा नहीं है कि वो हमला कतर में माना जाएगा, कुवैत पे माना जाएगा, बहरीन पे, यूएई पे माना जाएगा, या सऊदी अरेबिया में माना जाएगा। एयरबेस पे अगर बिल्कुल हमला हो रहा है तो उसी पे माना जाएगा कि एयरबेस अमेरिका का है, तो ये हमला अमेरिका के ऊपर है। और अगर आप उनकी दूसरी फैसिलिटीज जो उनकी पर्सनल है, या उनके सिविलियन पर, या उनके पर्सनल आर्मी सेक्टर पर अटैक करते हो, तो फिर ये गलत है, वहां पर आप गलत माने जाओगे। जी मुमताज भाई।